हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जेनेटिक्स का लास्ट लेक्चर करेंगे। काफ़ी लंबा है चैप्टर, लेकिन क्या करें, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम जो सबसे पहली चीज़ लेंगे वो है टर्म पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है। जैसे कि नाम बता रहा है, पॉली मतलब मैनी और जेनिक मतलब जीन्स। तो कई सारी जीन्स जो हैं, मतलब 3 और मोर देन 3, ये कंट्रोल करती है जो ये जीन्स है इस पे क्रोमोसोम पे। अ सिंगल फिनोटाइप 3 और मोर जीन्स डिटरमाइन वन फिनोटाइप। ठीक है, पहला फीचर तो इसका ये होता है फिनोटाइप। दूसरा ये होता है, इसमें एडिटिव इफेक्ट होता है। अभी मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है। और तीसरा होता है, इसमें रोल ऑफ एनवायरनमेंट भी होता है। रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज ऑल्सो देयर। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, 3 और मोर देन 3 जीन्स डिटरमाइन वन फिनोटाइप। तो अब समझते हैं एडिटिव इफेक्ट। उसके लिए पहले हम इसके 2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, एक तो हमने पढ़ रखा है पहले की, जो है नहीं, वो नहीं पढ़ा। ह्यूमन हाइट एंड कलर ऑफ स्किन, ये भी ह्यूमन बीइंग में। तो मतलब जैसे ये 3 जीन्स हैं सपोज, मतलब 3 क्रोमोसोम है इसमें, ये 3 जीन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल से ए बी और सी। तो अब इसके क्या क्या फिनोटाइप बन सकते हैं। ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, छोटा ए छोटा बी छोटा बी छोटा सी छोटा सी। अब अगर हम ये मान लें कि ये डोमिनेंट है और ये हाइट में, मतलब लॉन्ग हाइट को प्रमोट करते हैं, तो उस हिसाब से इसका फिनोटाइप जो होगा उसकी हाइट मैक्सिमम होगी। और इसकी मिनिमम होगी। लेकिन जो ये फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, इसमें कुछ रोल इसका होगा कुछ इसका होगा, मतलब दोनों ऐड होंगे, जिसकी वजह से जो इसकी हाइट होगी वो इंटरमीडिएट होगी। समझ गए इसका मतलब। एडिटिव इफेक्ट का मतलब ये हुआ भाई, हमारी रेस में, ह्यूमन बीइंग्स में कुछ 3 फीट के होते हैं, कुछ 7 फीट के होते हैं, लेकिन 5-6 फीट के भी तो होते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर तो इसी रेंज के होते हैं, क्योंकि ये एडिटिव इफेक्ट करता है। तो इसलिए अगर जो ये हेट्रोजाइगस वाला जीनोटाइप है तो वो इंटरमीडिएट हाइट का होगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज एडिटिव इफेक्ट। कुछ इफेक्ट इसका आता है डोमिनेंट का, कुछ रिसेसिव का। ठीक है, सेम चीज कलर ऑफ स्किन में, स्किन कलर। सपोज हम मान लें डी ई एफ, ये कंट्रोल करते हैं। तो अगेन जो डी डी ई ई एफ एफ,
फिनोटाइप होगा वो इंटरमीडिएट कलर का होगा। भाई डी वाला सब कैपिटल वाले तो डार्केस्ट कलर होगा, अगर ये डार्क कलर को करता है तो। और जो छोटे वाले हैं वो लाइटेस्ट होंगे। लेकिन ये जो होगा ये इंटरमीडिएट कलर होगा, जैसे हम मान लो मेरा कलर है या मोस्ट ऑफ द पीपल का होता है तो गेहुआ कलर जिसे कहते हैं। तो ये किस वजह से हुआ? एडिटिव इफेक्ट है, कुछ डोमिनेंट का इफेक्ट आया, कुछ रिसेसिव का इफेक्ट आया। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज एडिटिव इफेक्ट। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने पहले पढ़ा था एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कलर ऑफ फ्लावर। ये रेड था, ये वाइट था, ये लेकिन पिंक था ना, क्योंकि ये इस पे इनकम्प्लीट डोमिनेंट था। तो कुछ इफेक्ट इसका आया और कुछ इसका आया, इसने रेड दिया इसने वाइट दिया, मिला के पिंक हो गया। सो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाता है एडिटिव इफेक्ट का। और तीसरी बात जो मैंने कही कि रोल ऑफ एनवायरनमेंट भी होता है, क्योंकि जैसे धूप में ज़्यादा जाइए तो काले हो जाते हैं, तो कलर ऑफ स्किन एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे वर्ल्ड में तब कई कई जगह पे कोई लोग बहुत लंबे होते हैं, कोई लोग छोटे होते हैं, तो वो एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी होता है इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमको क्या चीज़ याद रखने की है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है? ऑफकोर्स इसकी डेफिनेशन, और इसमें एडिटिव इफेक्ट होता है और रोल ऑफ एनवायरनमेंट होता है, और इसके दोनों एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट एंड कलर ऑफ स्किन। समझ में आ गई इतनी बात? अब हम अगले उस पे चलते हैं, प्लियोट्रॉपी पे। प्लियोट्रॉपी 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 जो है पॉलीजेनिक के उल्टा है, जहां उसमें कई सारे जीन्स एक फिनोटाइप को करते हैं, इसमें वन जीन is responsible for many phenotypes. जैसे ये एक जीन है, इससे कई सारे फिनोटाइप गवर्न होंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एक जीन थी जो कि शेप ऑफ सीड पी की बात कर रहे हैं, भी डिटरमाइन करती थी, और ग्लाइकोजन कंटेंट इन पी भी डिटरमाइन करती थी। ये तो प्योर डोमिनेंस का था, या तो शेप राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, ये को डोमिनेंस था इसमें। पर ये एक ही जीन से गवर्न था, हमें इस समय इससे मतलब है। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। और जो ऐसी जीन्स होते हैं इनको कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल है, एक कंडीशन होती है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया, इसमें क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, वो बदलता है टायरोसिन में। और इसमें इन्होंने पहले लिखा भी है एनसीईआरटी में कि ये यूजुअली एंजाइमेटिक पाथवेज में होता है। उसी का एग्जाम्पल है ये फिनाइल कीटोनूरिया। तो इसको कन्वर्ट करने में एक एंजाइम काम करता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज।
अब इसको जो जीन गवर्न करता है यहाँ पे, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो ये एंजाइम बनना बंद हो जाएगा। जब ये एंजाइम बनना बंद हो जाएगा तो ये भी बनना बंद हो जाएगा। जब ये बनना बंद हो गया, एक तो ये एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, और दूसरा ये दूसरे उसमें कन्वर्ट होगा फिनाइल पायरुविक एसिड दूसरे अमीनो एसिड में, एंड अदर्स। अब क्या होता है, ये फिनाइल पायरुविक एसिड जाके ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। तो ये जो जीन से हुआ, एक फिनोटाइप तो ये हो गया मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा, ये जो टायरोसिन होता है, आप लोग जानते हो, ये बनाता है पिगमेंट मेलानिन। और मेलानिन क्या होता है, पिगमेंट जिससे हमारी स्किन को और हेयर को कलर मिलते हैं। तो इसमें हो जाता है डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड ऑल्सो डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर। ठीक है, तो अब एक फिनोटाइप तो हो गया मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा हो गया डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर, और तीसरा हो गया डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो एक ही जीन ने कई सारे फिनोटाइप बनाए, मतलब प्रेजेंट किया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन। इसमें से क्या क्वेश्चन आता है फिनाइलकीटोन्यूरिया पे? अच्छा, एक चीज और, ये जो अभी बता दे रही हूँ, आगे जाएंगे तब आपको रिलेट कर लोगे। ये जो जीन का म्यूटेशन होता है, ये पॉइंट म्यूटेशन होता है, क्योंकि आगे जाके इसका एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, तब आप कोरिलेट कर लोगे। इसमें से क्या क्या आता है? फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी इसमें क्या नहीं बनता, टायरोसिन। क्यों नहीं बनता? बिकॉज ये वाले एंजाइम का जीन म्यूटेट होता है। तो फिर क्या ऑल्टरनेट बनता है? ये बनता है फिनाइल पायरुविक एसिड, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। और टायरोसिन क्योंकि मेलानिन बनाता था, तो इसलिए डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा टर्म हो गया प्लियोट्रोपी। अब हम चलते हैं आगे सेक्स डिटर्मिनेशन पे। सेक्स डिटर्मिनेशन, एक साइंटिस्ट था हेनकिंग, उसने आई थिंक 1899 में 1891 में ये देखा कि जो मेल्स हैं, मतलब होता तो दोनों में ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, न्यूक्लियस में कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मेल्स में इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड ओनली 50% टू ऑफ मेल्स, जबकि फीमेल्स में 100% में ट्रांसफर हो रहा है। तो उसने इसका नाम रख दिया एक्स बॉडी, पर उसको ये क्या काम करता है, क्यों है, उसको इसकी सिग्निफिकेंस नहीं पता थी। लेटर ऑन जो और साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने बताया ये है क्रोमोसोम। और क्योंकि हेनकिंग ने एक्स बॉडी बोला था, तो उसी के उस पे उन्होंने इसका नाम रख दिया एक्स क्रोमोसोम। अब क्योंकि ये मेल फीमेल में अलग अलग होता है, इसका मतलब इन्होंने जाना कि एक्स क्रोमोसोम डिटरमाइंस द सेक्स ना, तो इसलिए इसका नाम रख दिया सेक्स क्रोमोसोम ऑल्सो।
अब क्योंकि फीमेल्स में 100% होता है तो उन्होंने समझा कि फीमेल्स में ये 2 होते हैं एक्स एक्स, जबकि मेल में एक ही एक्स होता है, दूसरा होता है वाई। तो फिर उन्होंने कहा देखो 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं हर ह्यूमन बीइंग में, टोटल 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स या कह लो 46 क्रोमोसोम, 22 पेयर्स तो सेम होते हैं मेल और फीमेल में, उनको कहते हैं ऑटोसोम। जो एक पेयर होता है दैट इज डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम भी कहते हैं, जो कि फीमेल्स में एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है। समझ में आ गया? तो इसमें हेनकिन का नाम जानना जरूरी है। उसने क्या डिस्कवर किया था? एक्स बॉडी, जिसको बाद में एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया, जिसको कि सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसी समय एक चीज और समझ लो, एक टर्म होता है बार बॉडी, कभी कभी आ जाता है, हालांकि दिया नहीं है एनसीईआरटी में पर नीट में आ जाता है। दैट इज नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो फीमेल्स में क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, -1 तो 1 हो गया। मेल में क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, -1 तो 0। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। बार बॉडी क्या फीमेल में कितनी होती है? 1, मेल में कितनी होती है? 0। समझ में आ गया? तो इस तरह से सेक्स क्रोमोसोम के मतलब बारे में बात होनी शुरू हुई। तो इससे ही फिर सेक्स डिटर्मिनेशन किया गया। जब यही सेक्स डिटरमाइन करता है तो देखते हैं कैसे। तो इन्होंने जाना कि साइंटिस्ट ने कि एक होती है मेल हेटेरोगैमेटी, हेटेरोगैमेटी, और एक होती है फीमेल हेटेरोगैमेटी। तो जैसे कि नाम बता रहा है, इसमें मेल्स में जो गैमीट होते हैं वो हेटेरो होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं, दो तरीके के होते हैं। इसमें फीमेल के गैमेट जो है वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी अगेन 2 तरह के हैं, एक एक्स वाई के हो सकते हैं, एक एक्स जीरो के हो सकते हैं। एक्स वाई के होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में और ड्रोसोफिला में, ठीक है। और एक्स ओ के होते हैं ग्रास हॉपर और इंसेक्ट्स, एक्सेप्ट ड्रोसोफिला। वैसे तो ड्रोसोफिला भी इंसेक्ट होता है पर वो ह्यूमन बीइंग के साथ जाता है। तो अब क्या है, मेल हेटेरोगैमेटी में एक्स वाई अगर है तो इसका हम क्रॉस बनाए एक्स मेल से तो क्या आएगा, इसको इससे किया, एक एक्स इसका आया, वाई किया, अरे यार ये दोनों मेल हो गए, फिर से बनाते हैं। ये फीमेल है 2 एक्स वाली, इसका क्रॉस किया हमने मेल से, एक एक्स एक वाई। तो ये तो चाहे आप लोग पुनेट स्क्वायर बना लो, नहीं तो सिंपल है ये तो। ये इससे हुआ एक्स एक्स फीमेल बनी, ये मेल बनेगा, ये एक्स 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 वाई। तो ये 2 फीमेल बनी 2 मेल बने। लेकिन किसने डिटरमाइन किया कि मेल बनेंगे कि फीमेल? ये वाई क्रोमोसोम ने ना, जिसमें वाई है वो मेल है। तो इसका मतलब हुआ मेल हेटेरोगैमेटी में सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे इज डिसाइडेड बाय फादर या मेल, ठीक है। इसी तरह जो ये ग्रास हॉपर है उसमें भी फीमेल में तो इतने ही होते हैं और जो मेल होता है उसमें एक्स 0 होता है, एक कुछ भी नहीं होता, खाली होता है। तो अगेन हम इसका अगर क्रॉस बनाएंगे एक्स एक्स
एक्स, अभी मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ जिससे ज़्यादा ढंग से समझे। अगेन ये 2 फीमेल हुए, ये 2 मेल हुए, है ना। लेकिन किसने डिसाइड करा कि मेल होगा कि फीमेल? इस ओ ने, 0 ने। इसलिए सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिसाइडेड बाय मेल। दिस इज व्हाट इज नोन एज मेल हेटेरोगेमिटी, क्योंकि मेल का गेमीट हेटेरो है, 2 तरह के हैं। यही अगर फीमेल में हो, इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स। इसमें क्या होता है, फीमेल में हेटेरोगेमीट होते हैं, जेड और डब्ल्यू उसको बोलते हैं। मेल में होमोजाइगस होता है जेड जेड। जेड और डब्ल्यू नाम इसलिए लिया गया तो डिफरेंशिएट फ्रॉम दिस। तो अब इसमें समझो, अगर फीमेल में बनेंगे ना 2 तरह के गेमेट, जेड और डब्ल्यू, तो अब अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा जेड जेड, जेड जेड, जेड डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू। ये 2 मेल हो गए, ये 2 फीमेल हो गए। लेकिन अब सेक्स किसने डिटरमाइन करा? इस डब्ल्यू ने, विच इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। तो यह सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिसाइडेड बाय फीमेल। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज फीमेल हेटेरोगेमिटी। तो अब इस पे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? मेल हेटेरोगेमिटी का क्या मतलब हुआ, ये आप समझ गए। मेल के गैमीट्स हेटेरो होते हैं, यानी 2 तरह के होते हैं। फीमेल में फीमेल के होते हैं। इस जिसके भी हेटेरो होंगे उससे ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिसाइड होगा। मेल में बाय मेल और फीमेल में बाय फीमेल। तो एक्स और वाई होता है ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला में, क्योंकि ऐसे करके नहीं आएगा। लेकिन सपोज उन्होंने किसी एक इंसेक्ट का नाम दे दिया, मच्छर का दे दिया, मक्खी का दे दिया, तो उसमें कैसा होगा? तो वो उसमें होता है एक्स ओ, ग्रास हॉपर और इंसेक्ट्स में। बर्ड्स में फीमेल से डिटरमाइन होता है, तो कोई बर्ड का नाम दे दिया, उससे पूछ लिया एग्जाम्पल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम एक न डिफरेंट तरीके का है, वो बिल्कुल ही अलग सबसे, हनी बी में उसको कहते हैं हैप्लो डिप्लॉयडी। क्यों? क्योंकि मेल जो होता है वो तो हैप्लॉइड होता है, जिसको कि ड्रोन भी कहते हैं, वो हैप्लॉइड होता है। वो उसमें होते हैं 16 क्रोमोसोम। जबकि जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, उसमें होते हैं 32 क्रोमोसोम। फीमेल 2 तरीके की होती है, एक क्वीन और एक वर्कर। तो अब इसमें क्या होगा, मेल में जो 16 है, तो ये माइटोसिस से गैमीट्स बनाएंगे 16 क्रोमोसोम वाले। क्योंकि ये डिप्लॉयड है तो ये मियोसिस से बनाएगी 16 है ना। अच्छा, क्वीन एक ही होती है इनके पूरे ग्रुप में। अब 2 तरह का काम हो सकता है, एक तो इसकी इसकी मेटिंग हुई, तो जब 32 क्रोमोसोम बन गए तो क्या बनी? फीमेल। अब ये क्वीन भी बन सकती है, वर्कर भी बन सकती है, पर क्वीन क्योंकि एक ही होती है तो क्वीन तब तक नहीं बनती जब तक ये नहीं मर जाएगी। और ये जो वर्कर्स बनते हैं, इधर लिखती है क्योंकि वहां एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। ये जो वर्कर्स होते हैं, दे कैनॉट बेयर ओवा, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो फर्टिलाइजेशन तो सिर्फ क्वीन ही कर सकती है। और ये बाकी जो ये 16 बचते हैं, तो ये क्वीन बिना मेल के, बिना ड्रोन के डायरेक्ट 16 क्रोमोसोम वाले ड्रोन बना लेती है या मेल बना लेती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ये बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेटिंग के बाद ये जो सारे
मेल्स होते हैं या ड्रोन, इनको तो बाहर निकाल दिया जाता है और वर्कर फिर काम करती हैं, हनी वनी लाती हैं, लेकिन वो ओवा तो बेयर कर नहीं सकती, तो अपने आप से फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती। तो हनी बी पे काफ़ी पूछा जाता है। एक तो एग्जाम्पल ऑफ हैप्लोडिप्लॉइडी हनी बी, कोई पूछे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जिसमें कि जो कि हैप्लॉइड होता है, दैट इज ड्रोन या मेल हनी बी, या पूछे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दैट दीज आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म गैमेट्स बाय माइटोसिस, अगेन मेल हनी बी या ड्रोन। फिर फीमेल का पूछ लेते हैं कि कितने तरीके की होती है, क्वीन एंड वर्कर्स, लेकिन क्वीन कैन ओनली बेयर ओवा, वर्कर्स कैन नॉट बेयर ओवा। और सबसे जरूरी जो लाखों बार पूछा गया, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, या एग्जांपल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, इन विच ऑर्गेनिज्म पार्थोजेनेसिस अकर्स। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ड्रोन या ऑफस्प्रिंग बाय क्वीन बी ऑन इट्स ओन विदाउट मीटिंग विद द मेल। उसमें तो बहुत होता है प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में दिस इज दी ओनली एग्जाम्पल, उसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, इतनी बात हो गई सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब हम आगे चले, आगे चल के हम लोग को दो चीजें और पढ़नी है। एक तो पेडिग्री, पेडिग्री क्या होती है भाई? पेडिग्री का मतलब होता है आपका खानदान, पूर्वज। अब जो जैसे मेंडल ने तो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए, उसने तो कंट्रोल्ड कर लिया कि मैंने ये फीचर निकाल लिया, वो फीचर निकाल लिया। ह्यूमन बीइंग में तो ऐसे नहीं हो पाता। तो ह्यूमन बीइंग में हम फैमिली हिस्ट्री और फैमिली ट्री लेके समझते हैं कि भाई कोई बीमारी है हमें, तो कहाँ से आई? हमारे दादा से, परदादा से, किससे आई? तो वो दैट इज नोन एज पेडिग्री। तो यहाँ पे हमको ये नहीं देखना कैसे आई, हमें यहाँ पे कुछ सिंबल्स देखने, उनका क्या मतलब होता है, किस हिसाब से पेडिग्री बनती है। अच्छा, एक चीज मैं पहले हनी बी में बताना भूल गई कि ये जो ड्रोन है, ये तो बन गए ऐसे ही ना, तो इसका मतलब दे डोंट हैव एनी फादर, नो फादर एंड नो सन्स। पर ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन जरूर होंगे। कैसे? ये जैसे 16 और ये 32, अब ये तो ऐसे ही बन गया बिना किसी इसके, तब ये इसके डायरेक्ट तो कोई सन होगा नहीं और मदर भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो ऐसे ही बन गया। लेकिन जो इसकी मदर थी 32 वाली, है ना, उसकी तो किसी से मदर कैसे बनी होगी? किसी से तो मेटिंग हुई होगी ना, है ना। तो इसलिए इसका फादर जो है, मतलब इसका ग्रैंड फादर तो होगा, फादर नहीं होगा। और इसी तरह से ये जब 16 में बटेगी तो इसको किसी से तो वो करना होगा, मतलब तो इसलिए इसके विल हैव ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन, बट नो फादर एंड नो सन। समझ में आ गया? चलो, ये मुझे अभी याद आया, लिखा है क्योंकि ये सेंटेंस एनसीईआरटी में। तो हम फैमिली हिस्ट्री या फैमिली ट्री से पता कर लेते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई और कैरियर कौन था, किसने ट्रेड आगे बढ़ाया, कौन अफेक्टेड हुआ, कैसे नहीं। तो ये सब चीजें तो अभी हम लोग जब क्रॉस बनाते रहते हैं तो समझते रहते हैं, आगे भी देखेंगे कुछ डिजीजेज में। अभी हमें खाली सिंबल्स या एब्रीविएशन से मतलब है। तो इन्होंने 3 सिंबल लिए, दिस स्टैंड्स फॉर मेल, this stands for female and this stands for sex unknown। ये नॉर्मल है, इन्हीं को अगर इन्होंने रेड कलर से कर दिया तो इसका मतलब हो गया ये है तो मेल ही, बट दिस इज डिजीज्ड, फीमेल इज डिजीज्ड, मेल इज डिजीज्ड, या अननोन सेक्स इज डिजीज्ड। इसी तरह से
इन्होंने दिखाया जैसे फीमेल और मेल की ये मेटिंग हुई, और ये एक दिखाया है सिग्नल, इसका मतलब है कि ये रिलेटिव्स में शादी हो गई, जिसको कि कहते हैं कॉन्सैंग्यूनस मैरिज। कॉन्सैंग्यूनस दो है, क्योंकि ये इसका मतलब ये हो गया इसकी ना ही पति पत्नी का रिश्ता है, बल्कि और भी कोई रिश्ता है, भाई बहन, मामा भांजा भांजी, जो भी कुछ। इसीलिए बोला जाता है कि परिवार में शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक आप उसको ट्रेस करोगे तो वो डिजीज काफी पहले से फैमिली में चल रही होगी, और दोनों डिजीज आ गए तो आगे बच्चों को तो और डिजीज होनी ही होनी है। तो मैंने ये देखिए टाइम बचाने के लिए एक पेडिग्री का डायग्राम पहले से दिखा रखा है। इसका मतलब बस इतना है कि आप ये समझ लो कि सिग्नल्स क्या क्या डिनोट करते हैं। देखो, ये मेल, ये फीमेल, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये सारों में रेड कर दिया तो अफेक्टेड। ये मेटिंग हो गई, ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कॉन्सैंग्यूनस मैरिज। अब ये मेटिंग हुई तो इन्होंने चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये सबसे पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा। ठीक है, तो जैसे ये नॉर्मल थे तो इनके अभी इससे मतलब नहीं है कि कैसे आया ये अफेक्टेड एंड ऑल दैट ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब ये है कि अगर ये रेड हो गया देन इट इज, एक तो मेल है, स्क्वायर है, और रेड है तो मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। ठीक है, और ये अनअफेक्टेड, सेक्स अननोन। ठीक है, तो ये खाली हमें सिंबल से मतलब है और किसी चीज से नहीं। तो इसी तरह से इन्होंने पेडिग्री बनाई है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की। फीमेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड नहीं है, तो उसके जो बच्चे हुए, दूसरा मेल और चौथा फीमेल अफेक्टेड हुए। तीसरा मेल नॉर्मल था तो उसके तीनों नॉर्मल बच्चे हुए। जो चौथी फीमेल अफेक्टेड थी उसका जो फीमेल थी मतलब लड़की अफेक्टेड हुई। कैसे किया ये अभी हम इसमें नहीं जा रहे। ये सिकल सेल एनीमिया में दिखाया है ऐसे कि नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल थे, तो इसका कोई दूसरा और चौथा, और लेकिन ये जो दोनों अनअफेक्टेड थे उसमें भी जो है एक बच्चा में लड़का ये इफेक्ट हो गया। तो बस ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो अफेक्टेड पेरेंट के भी नॉर्मल बच्चा हो सकता है। देखो ये अफेक्टेड थे फिर भी नॉर्मल हो गया। और अगर डोमिनेंट में, और अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो नॉर्मल या कैरियर पेरेंट के भी अफेक्टेड बच्चा हो सकता है। अफेक्टेड, बस अभी आप इतना ही समझ लो। ठीक है, ये होती है पेडिग्री। अब हम म्यूटेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम जेनेटिक डिजीजेस करते हैं, क्योंकि जेनेटिक डिजीजेस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब यही होता है ना कि कोई भी चेंज हो जाए जिससे खराब हो जाए। वो जीन भी हो सकती है और वो क्रोमोसोम भी हो सकता है। ठीक है, जीन तो क्या होती है भाई, ये जैसे ये क्रोमोसोम है, इस पे यहाँ ये जीन है, ये क्रोमैटिड है क्रोमोसोम का, पढ़ा है ना। तो क्रोमैटिड में ये जीन होती है, और बनती किससे है, डीएनए से। तो डीएनए का ये हेलिक्स होता है ना, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि एक प्रोटीन होता है उसके ऊपर ये यूं लिपट लिपट के तब ये क्रोमैटिड बनाता है। तो इसमें इस जीन के कहीं किसी एक पार्ट में, जीन बना तो डीएनए से ही है, कुछ गड़बड़ी हो गई, म्यूटेशन हो गया, उसको कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। पर क्योंकि वो इतने से पार्ट में होता है तो कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। और क्रोमोसोम क्या है, ये तो पूरा पूरा क्रोमोसोम का ही या तो नंबर बढ़ गया, 2 की जगह 3 हो गए, या घट गया या टूट गया, तो ये तो आप माइक्रोस्कोप में देख लेते हो, तो ये कैन बी सीन। ठीक है, अब ये जो है जेनेटिक, ये 2 तरीके के हो सकते हैं।
फ्रेम शिफ्ट या पॉइंट? फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या? ये जो डबल हेलिक्स होता है तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन ही होते हैं। प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं, तो अमीनो एसिड कुछ बेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल सी, ए, जी, टी, सी, ए, एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे। फिर इनके कॉम्प्लीमेंट्री भी कुछ होते हैं, सी का जी होता है, ए का टी होता है। ये तो आपने पहले पढ़ा होगा, एनीवेज मैं तो इससे मतलब नहीं अभी हमें फिलहाल। तो ये अगर हम माने कि ये एक फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है, अब इसमें क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट में एडिशन या डिलीशन ऑफ अ बेस हो जाता है। मान लीजिए कि यहां पे एक ए घुस गया, तो अब ए के घुसने से क्या हुआ? ये 3-3 का फ्रेम था, तो ये तो जी ए टी मिलके फ्रेम बना लेगा, तो ये पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। अब अगला फ्रेम बनेगा सी ए जी, क्योंकि ये 3-3 का है ना। इसी तरह से सपोज ये टी हट गया, तो फिर ये फ्रेम शिफ्ट हो गया, 3-3 का बनना है, जी सी ए का बन गया, आगे बनेगा। तो ये पूरा पूरा फ्रेम ही शिफ्ट कर देता है। दैट इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया एनसीईआरटी में, पर पूछ लेते हैं व्हाट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि कोई सिंगल एक बेस जो है गड़बड़ हो गया, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। और इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों को बताया था, कहा था आगे आप लोग को रिलेट कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल इज फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है। क्रोमोसोम में या तो एबरेशंस हो सकते हैं, टूटना फूटना जुड़ना, जैसे ये मैंने बताया। एक मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि लिंकेज ग्रुप्स होते थे। तो लिंकेज ग्रुप का मतलब हो गया कि जितने भी जीन एक क्रोमोसोम पे बैठे हैं वो लिंकेज ग्रुप हुए। एक्चुअली ये दूसरे कलर का बना हुआ। अब क्या हुआ? हो सकता है कि थोड़ा सा पार्ट इस लिंकेज ग्रुप का जाके दूसरे लिंकेज ग्रुप पे जुड़ गया, तो ये एबरेशन हो गया, ये ज्यादा लंबा क्रोमोसोम हो गया। और इसको हमने क्या बताया था जब पढ़ाया था? तब इसका नाम था ट्रांसलोकेशन। और ये भी बताया था कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन। तो एक तो एबरेशन हो सकती है क्रोमोसोम में, दूसरा एक्स्ट्रा या लेस क्रोमोसोम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स्ट्रा हो गए तो इसको कहते हैं ट्राइसोमी, इससे डिजीज होती है। या सिंगल बच गया, एक कम हो गया तो मोनोसोमी। ये हम माइक्रोस्कोप में देख लेंगे, अरे इस क्रोमोसोम पे तो 3 आ गए, मतलब इस सेल में तो 3 क्रोमोसोम आ गए, इसमें एक ही बचा। ठीक है। और एनी चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, जिसमें कि एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। So this trisomy and monosomy, these are examples of aneuploidy. तो अब अगर हम म्यूटेशन में देखें तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? एक तो कितने तरह के होते हैं? जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल। जेनेटिक में 2 तरह के होते हैं। फ्रेम शिफ्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेम शिफ्ट क्या है। और पॉइंट का एग्जाम्पल आता है फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है। क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन आ जाता है। ट्रांसलोकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी। एडिशन है तो उसको ट्राइसोमी कहते हैं, सब्ट्रैक्शन है तो उसको मोनोसोमी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात पता चल गई, म्यूटेशन के बारे में समझ में आ गई। अब हम लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, विच इज नोन एज जेनेटिक
जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और जेनेटिक क्योंकि आपको जीन से मिल रहे हैं अपने, तो ये बर्थ से ही होंगे, तो इनको कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। ठीक है, अगेन ये दो तरीके के होते हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन वही, जीन इज अफेक्टेड सो कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। और क्रोमोसोमल क्योंकि फुल क्रोमोसोम इज अफेक्टेड तो कैन बी सीन। मेंडेलियन में जीन इज अफेक्टेड। ठीक है, अब ये हो सकते हैं ऑटोसोमल, यानी ऑटोसोम जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है जो सेम होते हैं मेल फीमेल में, उसको इफेक्ट कर सकते हैं ऑटोसोमल। और दूसरे सेक्स लिंक्ड, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट करते हैं। जो सेक्स लिंक्ड होते हैं वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम को ही इफेक्ट करते हैं, सो दे आर नोन एज एक्स लिंक्ड। ठीक है, फिर अगेन ये दो तरीके के हो सकते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। सिमिलरली डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक होता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इसके बारे में आगे कुछ नहीं दिया है, बस वो एक मेंडेलियन क्रॉस जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, मतलब पेडिग्री, वो डायग्राम दिया है, इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं दिया। ऑटोसोमल रिसेसिव में 3 डिसीज आती है, एक आती है सिकल सेल एनीमिया, एक आती है थैलेसीमिया, एक आती है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया, इन दो के बारे में पढ़ेंगे। सेक्स लिंक डोमिनेंट कोई नहीं होती है, रिसेसिव होती हैं 2, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो अभी हमें मेंडेलियन में कौन कौन सी पढ़नी है, बहुत आते हैं क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। चलिए हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं, बाद में फिर हम क्रोमोसोमल पे जाएंगे, वो तो आसान है। सबसे पहले बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। दूसरा ये एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, इसके बारे में मैं अभी बाद में बताऊंगी। इसमें होता क्या है, जो आरबीसी नॉर्मली बाइकॉन्केव होते हैं, जब उनको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो ये सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी पॉलीमराइज होकर सिकल शेप में आ गए, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हीमोलिसिस जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता क्यों है, अगर आप लोग हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पे जाएं तो उसमें 4 हीम होते हैं और इनके साथ एक एक चेन ऑफ ग्लोबिन अटैच्ड होती है। ये ग्लोबिन चेन है, ये अल्फा ग्लोबिन है और ये बीटा ग्लोबिन चेन है। तो अब जो जीन बीटा ग्लोबिन को कंट्रोल करता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो ग्लोबिन चेन होती है पेप्टाइड्स की। तो जैसे कि चलो यही बता देती हूँ, ये 2 जीन से कंट्रोल होता है, जैसे HB
ए ये नॉर्मल है और HbS ये सिकल सेल एनीमिया का। तो नॉर्मल में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें CAG होता है mRNA के, और जो सिकल सेल वाला जीन होता है उसमें CUG हो जाता है, ए की जगह यू हो जाता है। इसको दूसरे कलर से बनाना, CACU। तो अब जो इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो उसका जो 6 पोजीशन होती है, 1 2 3 4 5, हम 6 की बात कर रहे हैं, 7 यहाँ भी बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम याद करते हैं 6GB से, यानी कि 6 पोजीशन पे यहाँ पे होता है पॉलीपेप्टाइड चेन के ग्लूटामिक एसिड। वो जब ये जीन खराब हो जाती है तो वो वेलिन में चेंज हो जाता है। 6GB जैसे भी याद कर लो, 6 गुड व्हीकल्स, गुड वेसल्स, कुछ भी करके। तो ये इसका डेफिनेशन लिखिए, इट अकर्स ड्यू टू ग्लूटामिक acid being replaced by valine at 6th position of polypeptide chain। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है। तो ये 6th पोजीशन पे गड़बड़ हो जाती है, ग्लूटामिक एसिड की जगह ये वेलिन बन जाता है। यही 6GB आप लोगों को याद रखना है। तब इससे जो हीमोग्लोबिन बना, मतलब पहले तो जो ग्लोबिन चेन बनी वो डिफेक्टिव बनी, और डिफेक्टिव ग्लोबिन से डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। तो वो वैसे तो काम चला देता है, लेकिन जहां भी थोड़ा सा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी या कोई स्ट्रेस हुआ, जैसे हाइट पे जाओ या चलो या कुछ, वहीं ये पॉलीमराइज हो जाता है और सिकल सेल में बदल जाता है, और जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया में याद रखने वाली बात क्या है, क्वालिटेटिव, अच्छा अभी मैं बता रही हूँ कि एक तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, दूसरा ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है, मतलब कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, बदलाव आ जाता है, कम ज्यादा नहीं होती, क्वालिटी खराब हो जाती है। क्या बदलाव आ जाता है, 6GB, 6th पोजीशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, 6GB हो जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज अबाउट सिकल सेल एनीमिया। ये चीजें आती है एग्जाम में। दूसरा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया अगेन इज ऑटोसोमल रिसेसिव, लेकिन ये क्वांटिटेटिव है। इसमें क्या होता है, अगेन ये हीम तो सेम है, पर ये जो ग्लोबिन है अल्फा और बीटा ये कम बनते हैं, लेस। तो ये क्वांटिटेटिव इसलिए है, उसमें तो खराब बनते थे, क्वालिटी खराब हो गई थी, इसमें क्वांटिटी कम हो जाती है। तो अगर तो अल्फा की कम हुई तो देन इट इज नोन एज अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा की हुई देन इट इज नोन एज बीटा थैलेसीमिया। अल्फा वाला जो होता है वो 2 पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल होता है, इसको हम ऐसे देखते हैं HbA1 HbA2, सिमिलरली HbA1 HbA2।
ये एक फादर का हो गया, एक मदर का हो गया, तो 2 पेयर हो गए या 4 जीन्स हो गए। तो 1 और मोर जीन्स अगर गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, ये ग्लोबिन चेन जो है कम बनेगी। जब कम बनेगी, डिफेक्ट नहीं होगा, बनेगी ही कम। जब कम बनेगी तो हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा, और मतलब बनेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वही खराब हीमोग्लोबिन बनेगा, पर खराब ही नहीं है अल्फा चेन में, कम बनी है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। बीटा थैलेसीमिया में सिर्फ 2 ही प्रकार की जीन्स होती है, मतलब HbA1 ही दिया है, HbB HbB, ठीक है। तो इनमें से कोई भी HbB तो हाँ, इनमें से 1 और बोथ अगर डिफेक्टिव हो गई तो बीटा चेन कम बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वांटिटेटिव है। और एक चीज बहुत जरूरी है, अल्फा थैलेसीमिया का जो जीन होती है वो होती है ऑन क्रोमोसोम, इसको कर दूं पहले, ये क्रोमोसोम 11 पे होती है। ये मेरा ये स्टाइलस, क्रोमोसोम 11 पे, इसकी होती है 16 पे, ठीक है। तो ये चीज जो है जरूरी है जानना आपको, इसमें क्या क्या आ सकता है। तो ये क्वांटिटेटिव होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव तो होती ही है, ये अल्फा चेन को भी इफेक्ट कर सकती है, बीटा को भी कर सकती है। अल्फा का क्रोमोसोम 16 पे होता है, इसमें 4 जीन्स होती हैं, बीटा का 11 पे होता है और इसमें 2 होती हैं। तो अगर 1, 2, 3 जितनी भी कम होंगी उस हिसाब से जो है सीवियरिटी होगी, और लेकिन इसमें क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि कम बनेगा अल्फा या बीटा, क्वालिटेटिव कुछ नहीं होता। जब कम बना तो जो है डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बना, लेकिन ये याद रखिए हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है, अल्फा या बीटा चेन डिफेक्टिव नहीं है, कम बनी है। जबकि इसमें जो है ये डिफेक्टिव थी, खाली बीटा डिफेक्टिव थी, दैट इज व्हाई इट वाज अ क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव है, इसमें कम बन रही है, अल्फा भी कम बन सकती है और बीटा भी कम बन सकती है, ठीक है। तो तीसरा जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, फिनाइल कीटोनूरिया, इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। ये तीनों हो गए ऑटोसोमल रिसेसिव वाले। अब हम आते हैं सेक्स लिंक्ड पे, उसमें 2 हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। जो ऑटोसोमल वाले थे उनमें ये फर्क नहीं पड़ता कि मेल है या फीमेल, इक्वली इफेक्ट करते हैं। जो सेक्स लिंक वाले हैं, क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम पे बैठे होते हैं, जो इसके म्यूटेटेड जीन होते हैं, तो वो इट अफेक्ट्स मेल्स मोर देन फीमेल्स। क्यों? क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स हैं, इसके पास एक ही एक्स है। तो म्यूटेटेड अगर एक्स पे ही बैठा होता है तो एक एक्स है तो मेल तो फट से इफेक्ट हो जाएगा, फीमेल को बचाने वाला के एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है ना। तो इसलिए हमेशा जो सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है उसमें मेल्स ज्यादा इफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स।
पहले हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। तो आप लोगों ने पढ़ा है आई के रेटिना में कोन्स होते हैं जो कि कलर पहचानने में मदद करते हैं। वो मेनली 3 कलर पहचानने में मदद करते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें जो जीन को रेड और ग्रीन कलर को पहचानता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। तो कोई इंसान जो है वो रेड ग्रीन कलर नहीं पहचान पाता। तो सपोज हम देखें ये फीमेल में एक ये नॉर्मल है और एक ये कलर ब्लाइंड का है। मेल में ये नॉर्मल है, ऐसा ही है ना। तो अब हम देखें कि इसका क्रॉस बना है XN, ये फीमेल तो नॉर्मल, XN XC इसको नॉर्मल वाला बचा लेगा, ये XN और Y ये मेल में नॉर्मल आया। अब जो ये वाला है XC और Y इसको बचाने के लिए नॉर्मल X क्रोमोसोम तो है नहीं, तो दिस मेल प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड। तो 25% ऑफ द टोटल प्रोजेनी होगी, 4 बच्चों में से एक बच्चा, और 50% ऑफ मेल, 2 लड़के हुए इनमें से इफ एक इफेक्ट हो गया। तो हमेशा जो सेक्स लिंक्ड वो होती है वो मेल्स में ज्यादा होती है, जो कि फीमेल में उनको बचाने वाला एक एक्स क्रोमोसोम और होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जैसा जो है वो 8% रिपोर्टेड है मेल्स में, जबकि ओनली 0.4% इज रिपोर्टेड इन फीमेल्स। सो दिस इज अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। उसके बारे में क्या आ सकता है, एक तो ये सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, सेक्स लिंक वाले तो सारे रिसेसिव ही। Affects males more than females, males 8%, females 0.5%. The defective gene is for red and green color, और जब इसका क्रॉस बनेगा बिटवीन अ नॉर्मल मेल एंड अ कैरियर फीमेल, मतलब देखने में फिनोटिपिकली नॉर्मल है पर जीनोटिपिकली एक जीन डिफेक्टिव है तो कैरियर है, तो इट विल इफेक्ट 25% ऑफ द टोटल प्रोजेनी, आउट ऑफ विच 50% ऑफ मेल्स। 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं तो एक लड़का इफेक्ट होगा। तो मेल्स को अगर देखें तो 50% और अगर टोटल में देखें तो 25%। दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो वो एक कैस्केड से होती है। कैस्केड मतलब सीरीज, जैसे एक क्लॉटिंग फैक्टर है, उससे दूसरा एक्टिवेट हुआ, उससे तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो ये कैस्केड हो गया। अब मान लो इनमें से कोई भी एक, सपोज ये सी के लिए जो जीन है वो डिफेक्टिव है, तो ये पूरा कैस्केड इफेक्ट हो गया, तो देयर विल बी नो क्लॉटिंग। तो अगर माइन्यूट सा भी कट होगा तो उसमें ब्लड बहता ही रहेगा, क्लॉट होगा ही नहीं। इसलिए ये जो है फेटल हो जाती है, यानी कि एडल्ट तक पहुंचते पहुंचते पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, पर्सन इज नॉट वायबल, मतलब कैन नॉट बी अलाइव, क्योंकि कोई इतना बड़ा तक होते होते कहीं ना कहीं कभी तो चोट लगेगी और फिर ब्लड इतना बहेगा कि वो बच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसके भी जीन देखें, सपोज करो ये XX है, इसमें ये नॉर्मल है, ये हीमोफिलिक है, मेल में ये सपोज नॉर्मल है, तो अब अगेन वही तरह से क्रॉस बनेगा, ये तो नॉर्मल फीमेल हो गई, ये नॉर्मल मेल हो गया, ये कैरियर फीमेल हो गई, पर ये फंस गया, ये इफेक्ट हीमोफिलिक, ये मेल को हीमोफीलिया हो गया। समझ गए। अब फीमेल को तो हीमोफीलिया स्पेशली होना बहुत मुश्किल है। क्यों? फीमेल को अगर हीमोफीलिया होना है तो उसकी जो मदर है उसको या तो अफेक्टेड या एटलीस्ट कैरियर तो बनना ही होना ही पड़ेगा।
यानी कि या तो वो XH हो या XNXH, इतना तो उसको होना ही पड़ेगा। और फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा, यानी कि XH और Y। फादर तो इस स्टेज तक पहुंचता ही नहीं कि फादर बने, क्योंकि ये तो फेटल होता है, उससे पहले ही मर जाता है। तो इसलिए फीमेल हीमोफिलिक बहुत कम है। एक जरूर रॉयल फैमिली की क्वीन विक्टोरिया है, शी वॉज अ कैरियर। तो उसके जो प्रोजेनी हुए, मतलब आगे आगे तो जनरेशन, उसमें कई मेल्स वर इफेक्टेड। वैसे तो बहुत कम है फीमेल्स में, और हुआ जाके रॉयल फैमिली में, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। समझ में आ गई ये बात? कुछ और तो नहीं बचा इसके बारे में? सिकिल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया के बारे में क्या आता है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना? ये कैस्केड होता है क्लॉटिंग, उसमें से कोई एक फैक्टर कम होता है, और ये फेटल होती है, तो इसलिए फीमेल्स में तो देखने को मिलती ही नहीं है। ठीक है। और क्वीन विक्टोरिया वो जो कैरियर, जिससे उसके आगे की जनरेशन को इफेक्ट हुआ, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। फीमेल को अगर हीमोफीलिया होना है तो उसकी मदर एटलीस्ट कैरियर तो होनी चाहिए या अफेक्टेड होनी चाहिए, और फादर इफेक्टेड होना चाहिए। वो तो होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए फीमेल्स का हीमोफीलिया होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर खत्म। सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया, थैलेसीमिया पढ़ लिया, फिनाइलकीटोनुरिया पहले पढ़ लिया था, है ना? कलर ब्लाइंडनेस पढ़ लिया, हीमोफीलिया पढ़ लिया। अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे आए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मैंने बताया एन्यूप्लॉइडी होती है। एन्यूप्लॉइडी यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रोमोसोमल नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रोमोसोमल नंबर। तो अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी हैं। देखो, जो प्लांट्स होते हैं उनमें तो क्या होता है, कभी कभी साइटोकाइनेसिस अरेस्ट हो जाती है ड्यूरिंग टीलोफेज। ये ना, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है तो फिर ये डिवाइड ही नहीं होता, तो इसमें मैनी क्रोमोसोम्स हो जाते हैं इन अ सेल। इसको क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी। पर ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? तीन डिजीजेस होती हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर बढ़ने या घटने की वजह से होती है। उसमें एक तो ऑटोसोम पे होती है, विच इज नोन एज डाउन सिंड्रोम, और दो सेक्स क्रोमोसोम पे होती है, जिनको भी कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स या डिजीजेस। तो इनमें कई सारी चीजें होती हैं एक साथ, इसलिए ये सारे सिंड्रोम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन ने ही, क्या नाम था इसका पूरा? डाउन, लैंगडन डाउन, लैंगडन डाउन ने ही
डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे इन 1866 आए थे, 66। इसमें क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम होता है, मतलब कि वो ऑटोसोम होगा ना। 23 पेयर्स होते हैं ना, जिसमें से 22 ऑटोसोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो जो उसका जो 21st होता है वो 3 हो जाते हैं, 2 की जगह 1 2 3। इसको कहते हैं ट्राइसोमी 21। जब ऐसा हो जाता है तब कहते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये आप देख रहे हो, ये सब में 2-2 क्रोमोसोम है, सब में 2-2 2-2। ये जो 21st है इसमें देखो 3 है। तो इसमें फिर बच्चा कैसे प्रेजेंट करता है, कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी ना तभी सिंड्रोम। सबसे पहला तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मेंटल, साइकोसोमैटिक, फिजिकल, सारा रिटार्डेशन हो जाता है, रिटार्डेशन। फिर ब्रॉड फ्लैट फेस हो जाता है, बैक ऑफ दी हेड ये फ्लैट हो जाती है, फिंगर टिप्स में यहाँ बड़े सारे लूप लूप से दिखते हैं, पाम क्रीजेस बिल्कुल अलग होती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी क्रीज होती है, टंग बहुत बड़ी होती है, इसकी वजह से मुंह थोड़ा खुला रहता है, सेमी ओपन माउथ। और कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस, इतने सारे फीचर्स सिर्फ एक क्रोमोसोम 21st पे एक क्रोमोसोम बढ़ने से हो जाता है। दिस इज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब अगर क्लाइनफेल्टर की बात करें, ये सेक्स लिंक्ड है, तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है। जो मेल में एक्स वाई होना चाहिए वो एक्स एक्स वाई हो जाएगा, तो होगा तो मेल ही, लेकिन उसमें फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होंगे, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जिसे कि कहते हैं गायनेकोमेजिया। ये इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये है क्लाइनफेल्टर का। लंबा तो है, मेल है, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, और ये होगा स्टेराइल, क्योंकि इसमें कुछ मेल्स के कैरेक्टर है कुछ फीमेल्स के कैरेक्टर है। ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, फिर तीसरा है ये टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स मतलब वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, बस वो ये फीमेल में होता है, और इसमें डबल एक्स के बजाय एक्स 0 होता है, एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी बात थी, कहाँ गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, हाँ, इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स हो गया, तो इसका जो वो होगा कैरियोटाइप। कैरियोटाइप मतलब क्रोमोसोम मेकअप, एक एक्स्ट्रा है तो 47 एक्स एक्स वाई। इसमें एक कम है तो इसका होगा 45 एक्स ओ। तब इसमें क्या होगा, जो फीमेल होगी होगी तो फीमेल, ये मोनोसोमी हो गया, इसमें एक कम हो गया ना, सिंगल है, वो ट्राइसोमी था। कहाँ गया, ये जो फीमेल है ये शॉर्ट स्ट्रेचर होगी, फेमिनिन कैरेक्टर्स अंडर डेवलप्ड होंगे, जैसे कि ओवरीज हैं, रूडिमेंट्री होंगी, मतलब बिल्कुल नाम मात्र को होंगी, और ये भी स्टेराइल होगी। ठीक है, तो ये 3 हो गए क्रोमोसोमल वाले, डाउन्स,
क्लाइनफेल्टर और टर्नर। और ये मैंने आप लोगों को बताया कि जो है सिंड्रोम का मतलब क्या होता है ना। और दूसरा बताया था पहले कि एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये बढ़ भी सकते हैं ट्राइसोमी और घट भी सकते हैं मोनोसोमी। ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने म्यूटेशन में बताया था, एक वर्ड बताना भूल गई, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो ये म्यूटेशन होता है ये ऑफ कोर्स जीन के उससे तो होता ही है, पर कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस भी, कुछ चीजें एनवायरमेंट में भी होती हैं जो कि म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। दे आर नोन एज म्यूटाजेंस। जैसे कि यूवी रेज जहाँ बहुत होती हैं, लाइट सनलाइट, तो वहाँ कहते हैं स्किन का कैंसर ज़्यादा होता है। जो लोग टोबैको खाते हैं उनको लंग का कैंसर ज़्यादा होता है या माउथ का कैंसर ज़्यादा होता है। तो दे आर ऑल नोन एज म्यूटाजेंस। तो मुझे ये म्यूटाजेन वर्ड बताना था। एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच कैन कॉज म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजेंस। इसके एग्जाम्पल है यूवी रेडिएशन एंड टोबैको। सो बाय दिस वी फिनिश द जेनेटिक्स चैप्टर। लंबा था तो कहीं कहीं आप लोगों को परेशानी भी आई होगी, और क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो करना तो था ही। अब ये है कि बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ नीट के PYQs करने चाहिए। तो आप लोग सजेस्ट करिएगा तो मैं अगले लेक्चर एक जेनेटिक्स के PYQs पे ही बना दूँ। जैसा भी आप लोग कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और बच्चों प्लीज़ अपने रिव्यूज़ ज़रूर डालिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।